नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारेख। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था के लिए निर्देश, 15 दिन के अंदर स्वीकृत होंगे भवनों के नक्शे, सरलीकरण और प्रभावी बनाए जाने पर जोर। भू कानून पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भट्ट का बयान, कहा धामी सरकार बोलने में नहीं कार्य करने में रखती है विश्वास, इन दिशा में सभी तकनीकी पहलुओं पर कर रही अध्ययन। देहरादून में एसटीएफ ने मारा अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापा, बड़ी संख्या में तमंचा ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद, हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। लोहाघाट में इंजीनियरिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, खुदकुशी के कारणों का नहीं चला पता, पुलिस जांच में जुटी। और उत्तराखंड में आफत की बारिश, बाढ़ में फंसे 22 लोगों का रेस्क्यू, कोटद्वार में पुल क्षतिग्रस्त, सुखरू नदी में बही कार, कलसिया और नाले में उफान, प्रशासन ने लोगों को किया शिफ्ट। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार बोलने में नहीं काम करने में विश्वास रखती है। वहीं उन्होंने भू कानून की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में सभी तकनीकी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। सीएम भी इसे लेकर पहले ही आश्वस्त कर चुके हैं। वहीं भू कानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। स्पष्ट है कि जो विषयों को लेकर अपने पिछले चुनाव घोषणा में हम गए थे, हमने घोषणा पत्र जो दिया था उसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें भू कानून का विषय भी है और भू कानून के विषय को लेकर सरकार पर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। सब विधि विज्ञा है कि विधानसभा के अंदर वो विषय जाएगा और विधानसभा के बाद ही कानून बनेगा। इसलिए पता है कि जो चीज होने वाला है उसको राजनीतिक रूप से बुनाने का कुछ चेष्टा विरोधी दलों द्वारा हो रही है और जनता इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस को बोलती है उसको धरातल पर उतारती है और उसी हिसाब से हमारा आगामी दिनों के अंदर हम भू कानून के विषय पर आगे बढ़ेंगे। मूल निवास को लेकर पार्टी का क्या पोजीशन? दोनों विषय, मूल निवास के विषय पर अभी क्योंकि उसकी कोई अलग से कमेटी बनी नहीं है, अभी चर्चा उसमें होगी, पार्टी ने उस पर अपना दृष्टिकोण अभी स्पष्ट करना है। तो मूल निवास के विषय पहले से लागू है और उस विषय को मैं कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी तो करेंगे। स्थायी निवास चल रहा है ना, मूल निवास की बाध्यता खत्म है। देखिए सुनिए, मूल निवास स्थायी निवास के विषय पर अभी बहुत स्पष्टतः पार्टी की नीति तय होनी है। माननीय मुख्यमंत्री उस पर चर्चा करेंगे और भविष्य में उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन को लेकर एक बार फिर संकट में उत्तराखंड की योजनाएं हैं। जल जीवन मिशन को लेकर भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर वन विभाग की स्वीकृति जरूरी होती है, जिसके लिए विभाग से अनुमति हेतु बात की जा रही है। जल्दी योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य में वन भूमि पर काम करने की मंजूरी नहीं मिलने से जल जीवन मिशन प्रभावित हो रहा है। जल जीवन मिशन का प्रश्न है, निश्चित रूप से योजना महत्वाकांक्षी है और ऐसे सभी जगह लोगों को जल पहुंचाना, जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही दूर हैं, दूरस्थ स्थान है, वहाँ जल पहुंचाना जल जीवन मिशन के तहत किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य है। जंगलात विभाग, फॉरेस्ट विभाग भी उसमें आता है और फॉरेस्ट के अंदर से ही जो है पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं और जब तक फॉरेस्ट उसमें एनओसी नहीं देगा तो निश्चित रूप से सभी योजनाएं बाधित भी हो जाती हैं, रुक जाती हैं।
रुड़की पहुंचे राष्ट्रवादी जन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेवात की घटना पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के वजह से मेवात में बड़ी घटना घटी है, जिसकी वजह से वो कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। वहीं शेर सिंह राणा ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना की एजेंसी भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसी तर्ज पर कुछ हिंदू संगठनों में खुराफाती लोग मौजूद है जो हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा नहीं देखना चाहते। वहीं लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो हमारे बहुत सारे संगठन है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और भी अनेक संगठन है, वो लोग क्या चाहते हैं? क्या वो वही चाहते हैं जो पाकिस्तान की ISI या जो चाइना की एजेंसी है वो चाहते हैं हमारे देश में? अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो ये चाहती हैं कि भारत के अंदर दंगे हों, हिंदू मुसलमान में आपस में ना बने और यहाँ पर लड़ाई होती रहे, और जिसके कारण इन दंगों के कारण जो हमारा देश लगातार तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, लोग यहाँ डरने लगे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो डरने लगे हैं कि भारत में फैक्ट्रियाँ ना लगाएं। तो अगर हम इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं और उसमें हम लोग वही काम कर रहे हैं जो दूसरे देश की एजेंसियां चाहते हैं, तो हमें विचार करने की जरूरत है, क्या हम देशभक्त हैं? तो इसीलिए मैं अपने भाइयों से ये चाहूँगा कि देखिए, अगर नूह में जो घटना हुई है वो कई वर्षों से वहाँ पे यात्रा निकाली जा रही थी, अगर मुसलमान इस वजह से वहाँ पे दंगा कर रहे हैं कि हम खबरों में आगे रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने ये जानकारी दी और बताया कि स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों इंटरव्यू के बाद 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है और उन्हें 10 क्षेत्र में भेजा गया है। जल्दी ही अन्य चिकित्सक भी मिल जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति को लेके हम लोग जो है हम लोगों ने यूकोटी पे योजना लागू की है और ये योजना लगभग 6 महीने से चल रहा है और इसके तहत हमें 20 से भी ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिले हैं। 2 राउंड ऑफ हम लोगों ने इंटरव्यूज़ हम लोगों ने कर दिए हैं। जैसे मैं बता रहा था, 20 डॉक्टर्स हमें मिले हैं और दूरस्थ से दूरस्थ जनपद में हमें ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिले हैं। इस बार हमने तीसरे राउंड का ऐड निकाला है और 22 अगस्त को इंटरव्यू होगा। और इस बार की खासियत ये है कि इस बार हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का भी चयन करेंगे और इन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में 2 कार्डियोलॉजिस्ट शामिल हैं और उनकी हम लोग तैनाती श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में करेंगे। रुड़की नगर निगम से मेयर गौरव के गोयल के इस्तीफे के बाद अब हरिद्वार सीडीओ प्रतीक जैन को जिलाधिकारी ने नगर निगम का चार्ज सौंप दिया है, जिसके बाद आज नगर निगम पहुंचे प्रतीक जैन ने प्रेस के सामने आकर कहा कि उन्हें निगम का चार्ज सौंपा गया है तो वो कोशिश करेंगे कि निगम क्षेत्र में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आज मुझे नगर निगम रुड़की के प्रशासक का चार्ज मिला है और आज मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो पहले तो मैं सभी जो नगर निगम रुड़की क्षेत्र अंतर्गत जितने भी नगरवासी हैं उन सबको मेरी तरफ से आगे के लिए बेस्ट विशेस भी देना चाहूँगा और मेरी तरफ से आह्वान भी करना चाहूँगा कि जो भी नगर निगम रुड़की के हमारे द्वारा कार्य किए जाएंगे उसमें हमारा सहयोग करें और बेस्ट सिटीजन्स के रूप में अपना अपना सहयोग और प्रतिभाग नगर निगम रुड़की को दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नगर निगम रुड़की को पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में एक बेहतर और उच्चतर नगर निगम की तरह हम प्रोजेक्ट कर पाएं और जो भी इश्यूज हैं उसे अच्छे से रिजॉल्व करें और डेवलपमेंटल काम पे आगे फोकस करें। हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती को रुड़की का अतिरिक्त चार्ज मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने रुड़की के सभी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के साथ बैठक की, जिसमें अनीता भारती ने सभी मैन्युफैक्चरर को सख्त निर्देश दिए कि दवाइयां का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सिस्टम सर्टिफिकेट के तहत करेंगे और किसी भी कंपनी के द्वारा जो भी रॉ मटेरियल लिया जाएगा वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाएगा।
अभी शॉर्टली रुड़की का चार्ज लिया गया है। वहाँ पर सारे मैन्युफैक्चरर की मेरे द्वारा कल मीटिंग ली गई थी और उन्हें मेरे द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं वो जो है दवाइयों का निर्माण पूरा जीएमपी के अकॉर्डिंग करेंगे और किसी भी कंपनी के द्वारा जो है रॉ मटेरियल जो भी लिया जाएगा वो अच्छी क्वालिटी का लिया जाएगा। जैसा कि रुड़की और भगवानपुर से हमेशा जो स्पूरियस दवाइयों के जो मैटर आए हुए हैं, तो ये भी मेन वहाँ पे समस्या आई हुई है। हालांकि डायरेक्ट किसी भी जिन्हें हमने लाइसेंस दिया है उनके पास ऐसी कोई जो सैंपल लिए गए उनमें ऐसा कोई भी नहीं देखने को मिला है। और इसी के साथ आपको बता दें इस वक्त ये एक बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां निजी बैंक कर्मचारी से लाखों रुपए की लूट की गई है। नकाबपोश बदमाशों ने 12 लाख रुपए कर्मचारी से लूट लिए हैं। बता दें हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरास में लुटेरे कैद हो गए हैं। आपको बता दें हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक निजी कर्मचारी से 12 लाख रुपए की लूट की गई है। आपको बता दें बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं नकाबपोश बदमाशों ने लूटे हैं 12 लाख रुपए। इसके साथ ही आपको बता दें कि बदमाश सीसीटीवी कैमरास में उनकी एक करतूत कैद हो गई है। हरिद्वार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक निजी बैंक कर्मचारी से 12 लाख रुपए की लूट की गई है। सीसीटीवी में लुटेरे कैद हो गए हैं। बता दें नकाबपोश सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। और इसी के साथ खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में रुद्राक्ष वाटिका और मनीरा रोड पर नमामि गंगे योजना के तहत जनपद के अधिकारियों और आईटीबीपी के जवानों द्वारा रुद्राक्ष और देवदार के पौधों का रोपण किया गया। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत जनपद में हजारों रुद्राक्ष के पौधे रोपे गए। पिछले 2 साल से उत्तरकाशी में रुद्राक्ष की पौध का रोपण कर रहे हैं और विभिन्न जगहों पे वाटिकाएं बनाकर इनके संरक्षण, इनके रोपण का काम कर रहे हैं। तो ये जो जोशियाड़ा में जो जल विद्युत निगम कॉलोनी है, जल विद्युत निगम है, उससे लगी हुई ये जो जगह है, इसमें एक बहुत सुंदर रुद्राक्ष वाटिका का रोपण हमने पिछले साल किया है और इसमें सर्वाइवल रेट बहुत सुंदर है। 300 पेड़ हमने लगाए और 300 की 300 जिंदा हैं। और आज तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ, जिलाधिकारी के साथ, एडीएम साहब के साथ, आईटीबीपी के कमांडेंट के साथ और जवानों के साथ हमने यहाँ पे रोपण किया है, रुद्राक्ष के पौधों का रोपण किया है। और जो रोड साइड है वहाँ पे देवदार के पेड़ों का करीबन 200 पेड़ों का रोपण किया है। भागीरथी रुद्राक्ष वाटिका में श्री लोकेंद्र बिस जी के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें रुद्राक्ष और देवदार के पौधे रोपित किए गए। इसमें हमारी आईटीबीपी की दोनों माई डांडा और मातली बटालियन, उनके जवान और यूजीबीएन और दूसरे और भी अन्य विभाग के लोग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा लिया। डोईवाला के शेरगढ़ माजरी गांव में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया, जब बारिश का पानी सैलाब की तरह पानी की घर की दीवार तोड़ता हुआ घर में घुस गया। घर में घुसे पानी की चपेट में आने से एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही डोईवाला के विधायक और एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी कोतवाली पुलिस के साथ तमाम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घटना पर लोगों ने नेशनल हाईवे के प्रति नाराजगी जताते हुए तहसील प्रशासन से एनएचएआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दुखद घटना है, वो बेटी चली गई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुखद है। और सरकार उनके साथ है, हम सब लोग उनके साथ हैं। हमसे सरकार से जो भी हम सहयोग कर सकते हैं उस परिवार के लिए हम लोग करेंगे। ये भैया 10 बजे के टाइम पे हुआ था, दीवार टूट गई थी, पानी सारा अंदर आ गया था। पानी एकदम से अंदर आ गया।
कितने साल की बेटी थी जो हादसे की शिकार? 12 साल की। 12 साल की। तो अब आपकी तरफ से डिमांड की जाएगी जो NH पे है उस पर मुकदमा किया जाएगा, कुछ डिमांड है आपकी? जी हाँ, आपको लगता है कि उनकी लापरवाही है? बिल्कुल क्या चाहते हैं कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुबह ही सूचना मिली, जबकि ये घटना रात हो गई थी। उन्होंने सूचना नहीं दी और स्थानीय लोगों को भी शायद पता नहीं चला। परिवार के लोग ही जो है अपना बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल चले गए थे और बताया गया है कि अस्पताल में जो है वो मृत घोषित हो गई है। ये जो घर बना हुआ है जहाँ ये घटना घटी वो खुद बहुत डाउन में है। ऐसी जगह जो लोग भी अपना घर बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ध्यान रहे इन जगहों को चयन करने से पहले कि कैसी वारदातें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती तो शायद वो, क्योंकि पानी तो भाई गहरे में ही जाएगा और खेतों का पानी का जहाँ मुख होगा वहीं जाएगा, इस तरीके की स्थिति है। क्या राह दी जा रही है? अभी हम सबसे पहले तो यहाँ पर जो बच्ची एक्सपायर हुई है उसका PM करा के हम उनको तुरंत राहत जो है आपदा के अंतर्गत वो दिला रहे हैं। थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने गुरुवार को थराली पहुंच थराली देवाल मोटर मार्ग के भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने थराली मोटर पुल भी निरीक्षण कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द भूस्खलन क्षेत्र का ट्रीटमेंट करने के साथ ही मोटर पुल के सुधारीकरण का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। आज तहसील प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया और निश्चित रूप से ये जो हमारा मुख्य मार्ग है इस पर बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल इसका आंकड़न तैयार कर जिलाधिकारी को भेजें और मैं भी इस संबंध में बहुत जल्दी जैसे आंकड़न जिलाधिकारी तक पहुंचेंगी मैं भी उनसे इस संबंध में वार्ता करूंगा। और चूँकि इस समय ये हमारा मुख्य मार्ग है, लिहाजा इस मार्ग का बहुत जल्दी इस पर कार्य होना ज़रूरी है। और जहाँ तक पुल की बात है तो आज पुल को भी मैंने निर्देश दिए हैं कि वो 16 तारीख से इस पर काम स्टार्ट हो रहा है। पिथौरागढ़ में बंदीगृह से 6 अगस्त रविवार को NDPS एक्ट में गिरफ्तार युवती अनुष्का और आकृति निवासी डुमलिंग दार्चुला नेपाल रात्रि में फरार हो गई थी। मामले में कोतवाली पिथौरागढ़ में अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 224 IPC में अभियुक्त पंजीकृत कर अभियुक्ता की तलाश के लिए पुलिस SOG AHTU सहित 12 टीम गठित की गई थी। टीमों द्वारा सीमांत बैरियरों, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों और जनपद के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बीती 9 अगस्त को रविंद्र भट्ट उर्फ रवि भट्ट के थल के तड़ी गांव के जंगल से उसे गिरफ्तार किया गया था। 6 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग में एक अभियुक्ता जो कि NDPS एक्ट में पिछले 2.5 वर्ष से पिथौरागढ़ की लॉकअप में निरुद्ध थी, जो कि अभी जुडिशियल रिमांड पर थी, ये जेल से फरार होने में सफल हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध IPC की 224 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और 3 दिनों से बहुत बृहद स्तर पे इसका सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था, जिसको अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसको जो कि थल के जंगल से बरामद की गई है। गिरफ्तार करने के उपरांत पूछताछ में भी ये प्रकाश में आया है कि जेल में जो एक ऑलरेडी निरुद्ध अभियुक्त है उसके द्वारा जेल के अंदर से इसको भगाने की मदद की गई है, जिसको 224 IPC में मुलजिम बनाया गया है। और साथ ही साथ एक व्यक्ति जो कि इसको यहाँ से भगाकर नेपाल लेकर जाने वाला था, उस व्यक्ति के विरुद्ध भी 216 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कोटद्वार दुगड्डा NH मार्ग 3 दिनों से बंद है। इस बीच हजारों यात्री अपनी गाड़ियों के साथ इसी मार्ग पर फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई आसार इस मार्ग के खुलने के दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में यात्री अपनी गाड़ियों को छोड़कर पैदल ही बड़े बड़े पत्थरों और मलबे को पार कर अपने घरों को जा रहे हैं। हालांकि NH विभाग भी लगातार इसको खोलने में लगा हुआ है, लेकिन बारिश होने की वजह से बार बार मलबा सड़क पर आ रहा है, जिसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध है। वर्तमान में कार्य के लिए हमारे यहाँ से JCBयाँ लगी है, 4 JCB लगातार काम कर रही है और कल रात पोकलैंड भी आ गई थी। तो हो क्या रहा है कि जो खोला जा रहा है वो पुनः भारी वर्षा के कारण बंद हो रहा है। एक तो प्रोग्रेस उस वजह से भी नहीं आ पा रही है। हमारे टोटल जैसा आंकलन किया था हमने, कल 11 पॉइंट बंद थे, आज अभी तक हमने 7 पॉइंट खोल दिए हैं। अब हमारे ये 3 या 4 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो आज हमारे खोलने के लिए हम लगे हैं। तो इसमें आज का दिन या कल तक का पूरा लग सकता है।
तो एक पोकलैंड हमारी कंटिन्यू चल रही है और एक शाम तक फिर आ जाएगी। तो हमारी 4 मशीनें और 2 पोकलैंड जब काम करेगी तो हम कोशिश करेंगे कि ये कल तक या परसों सुबह तक इसको हम खोल दें, लगातार ना रही। जैसा अभी हम देख रहे थे, जैसे मशीन वहाँ पहुँच रही थी तो ऊपर से नगर निगम के कई प्रयासों के बावजूद देहरादून में डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो कि प्रशासन के लिए एक समस्या बनी हुई है। एक तरफ जहां नगर निगम का कहना है कि शहर के सभी इलाकों में निगम द्वारा लगातार फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, उसके बावजूद डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या निगम के इस दावे पर सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। नगर आयुक्त मनोज गोयल का कहना है कि इस वक्त डेंगू के मच्छरों का ब्रीडिंग सीजन चरम पर है। देखिए, ब्रीडिंग का सीज़न है मॉस्किटोज का, ये मच्छरों का, और डेंगू की साइकिल भी होती है। प्रत्येक 3 वर्ष में काफ़ी स्पाइक उसमें आता है, और तो हमारा पिछले 2 वर्षों में केसेस ज़्यादा नहीं आए हैं। उसका एक कारण ये हो सकता है। हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल में लेके आएँ, और फॉगिंग भी लगातार जारी है। बड़े वाहन भी हमने बढ़ा दिए हैं जिसके माध्यम से हम लोग फॉगिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो डोर टू डोर लार्वा के रिडक्शन की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना भी लोगों तक रेडियो के माध्यम से भी, पैम्पलेट्स के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।